फिर ये सभी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद उन्होंने सुबह जब जल्दी उठे तो उठने के बाद उनके जो स्टोव था, स्टोव ने तो धोखा दे दिया। धोखनी करने का काम चला, उसमें तेल भरा, आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया क्योंकि वो स्टोव चला ही नहीं। और हम दत्तचित हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। वाटरलू ये लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। नेपोलियन ये फ्रांस के सेनानी थे। जब वाटरलू लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी, वह लड़ने के लिए जाना था, तो उन्होंने बहुत बड़ी तैयारी की थी। तो उसी प्रकार की तैयारी जुहू जाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा लेखक मानते हैं। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। अंडरलाइन कर लो उसको। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि जिसमें हमें मूल मंत्र दिया है जीवन का। जीवन का मूल मंत्र क्या है, आपको ये संकल्पना चित्र के लिए भी आ सकता है ये सेंटेंस। तो हमारे जीवन का मूल मंत्र है सहयोग भावना। सहयोग मतलब एक दूसरे की मदद करना। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। अगर हमें सहयोग करना है तो तीन बातों से करना चाहिए। हम तीन बातों से सहयोग कर सकते हैं, एक मन से, वचन से और कर्म से। तो मतलब कर्तव्य से। ये तीनों से यह जीवन का मूल मंत्र बना है, जिसका नाम है सहयोग। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। फिर भी जो भी कुछ या लिस्ट में बातें दी थी तो वो तो सब कुछ उन्होंने लिया, लेकिन कुछ कुछ जो भी बातें बची हुई थी, उन बची हुई या बातों को, वह चीज़ों को लेने के लिए वह अपनी श्रीमती जी से कह रहे थे। और श्रीमती जी द्वारा लेखक को बार बार सूचनाएं दी जाती थी कि ये लिया वो लिया, कुछ बाकी था, जैसे पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। इन सभी बातों का वो और जो चीज़ उन्हें लेकर जाना है, इन सभी की याद वो दिला रही थी। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, आज को जो समाचार पत्र आया है वो पढ़ा नहीं, इसके लिए आप वह समाचार पत्र रख लेना। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जो ऊपर बड़ी सर्द हवा चलती है, इसके लिए हमें वहाँ गुलबंद काम आएगा। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। तो इस प्रकार एक एक चीज़ों के बारे में वो एक दूसरे से कहते हैं। जैसे हमने कहा कि सहयोग कर रहे हैं दोनों पति पत्नी, और एक दूसरे के सहयोग के साथ सभी चीज़ों को याद कर करके वह लेकर जाना चाहते हैं। और तुम कहीं रबर कैंप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना, मतलब कुछ अगर वहाँ टाइम मिला, समय मिला, तो वहाँ हम कुछ लिखने की भी कोशिश करेंगे। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, लेकिन उसका उत्तर अभी तक नहीं लिखा है। तो सोचा है कि कल अगर जूह पर टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, तो वहाँ उसका उत्तर लिखूंगी। जूह पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। ये तो वक्त भी नहीं तो ऐसे वक्त कहाँ मिलता है। तो कल शायद हम जो विश्राम करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ अगर थोड़ा बहुत वक्त मिल गया, तो वहाँ हम इस चिट्ठी का उत्तर मैं लिख लूँगी। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना है जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किससे दोगे? तो जो जो चिट्ठियाँ ऐसी आई है किसी की, जो भी उनका उत्तर अगर हमें देना है तो उन चिट्ठियों को लेना पड़ेगा। तो सभी चिट्ठियाँ आप ले लो। इस प्रकार की उन दोनों में बातें हो रही है। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। जब समय मिलेगा तो ये जो बिजली के बिल है, बीमा मतलब जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस की कुछ प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम भरने का कुछ काम है, वो बाकी है। तो ऐसे सब जो बिल है, तो सब बिल ले लो कि वहाँ जाकर अगर हमें वक्त मिलेगा, समय मिलेगा, तो वहाँ हम इन बिलों को भी भर सकते हैं। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द
चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। छतरी क्यों? क्योंकि धूप से चश्मा जो है वो तो भूल गए थे, लेकिन दर्द जो है सर का वो न बढ़े, इसके लिए छतरी अगर रहेगी तो छाया में सर अच्छा रहेगा। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की जो क्रीम है, जैसे ट्यूब रहता है, वह भी ले लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, करारी मतलब बहुत कड़क धूप होती है। तो श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। ये सभी बातें जो है वो एक दूसरे से करते हैं, वार्तालाप एक दूसरे से चल रहा है। एक एक जो चीज़ है वह रखने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें वो भूल रहे हैं। कल एक दिन तो हमें विश्राम के लिए जाना है, और ऐसे विश्राम करने के दिन के लिए जहाँ आराम करना आवश्यक होता है, लेकिन वह तो जो बचे हुए काम हैं, अब तक जो रह गए काम हैं, वो सभी काम करने की कोशिश वो उस दिन करने वाले हैं। तो विश्राम कैसे होगा? नहीं। तो इन सभी चीज़ों से, इन सभी बातों से लेखक का जो विश्राम करने का जो प्लान है वह ध्वस्त हो रहा है। क्योंकि जहाँ उन्हें आराम मिलना चाहिए, विश्राम मिलना चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने कहा है, और वो विश्राम करने के लिए ही वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ जो चीज़ें लेकर जा रहे हैं, तो लेखक को लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाकर मुझे विश्राम मिलेगा, क्योंकि ये सब बातें करते करते तो दिन निकल जाएगा, तो विश्राम कब करेंगे। तो इस प्रकार यह व्यंग इसके लिए ही किया है कि जहाँ वह विश्राम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन विश्राम के नाम पर वह जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ इतनी चीज़ें साथ लेकर जा रहे हैं, तो वह विश्राम मिलना वहाँ नामुमकिन है। तो यहाँ इस प्रकार का व्यंग लेखक ने किया है। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो ना। इधर मैं अपने लिए नया अखबार, कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों में से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी हुई थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी। तो इस प्रकार उन्होंने, लेखक ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले ली कि बहुत दिन से वह काम करना बाकी था, और यह लगता है कि जो 15-20 दिन का काम है वो एक दिन में निपटाने की कोशिश ये सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार जहाँ विश्राम करने के लिए जा रहे, तो उल्टा वहाँ काम इतना है, तो विश्राम उन्हें मिलना नामुमकिन है। आखिर कहीं अटैची, कहीं थैले, कहीं झोले भरकर हम जूहू पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक दिया। लहर की उस तपेट से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे में जो खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था ना, या नहीं? जब उन्हें याद आई अचानक, जहां वह ऊंची लहर जब उन पर आई, और ऐसे में अचानक उन्हें याद आ गई श्रीमती जी को, और उन्होंने लेखक से पूछा कि वो जो बरामदे में जो खिड़की है, आंगन, और वो बरामदे में खिड़की जो है, वो खिड़की में तुमने अंदर से बंद किया था ना? तो मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो घबरा गए, वो डर गई। मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। वो वही चिंता करने लगी। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई। मैंने तेजी से मोटर चलाई, और मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की चटकनी बदसूर लगी हुई थी। सब ठीक ठाक था, मतलब सब खिड़की विड़की बंद करी हुई थी। मैंने मैंने